स्फेरिकल मिरर के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सेम होते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, हम सबसे महत्वपूर्ण रेखा कहना चाहिए, वो होती है एक जो मिरर के बीचों बीच होकर खींची जाती है, जो पोल से होकर खींची जाती है, कर्वेचर सेंटर से होकर खींची जाती है, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले आप एक चीज समझ लें कि पोल क्या होता है, तभी समझ में आएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। पोल क्या चीज है? तो जो हमारा हॉलो स्फीयर है, उसको काट के हमने मिरर बनाया है, उसका एकदम मध्य बिंदु जो होगा वो कहलाएगा पोल। यहां पर पोल, इसको पी अक्षर से हम डिनोट करते हैं। फिर इसमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम कर्वेचर सेंटर बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को कहते हैं जिससे काट करके ये मिरर बनाया गया है। मतलब यह एक इमेजिनरी पॉइंट है, हम एक कल्पना करते हैं, वी एज्यूम दैट दिस मिरर इज मेड ऑफ दैट हॉलो स्फीयर एंड the center of that hollow sphere is called center of curvature, curvature center। तो यहां पर हमको दो बिंदु मिल गए, दो बिंदु डिफाइन हो गए, कर्वेचर सेंटर और पोल। तो कर्वेचर सेंटर और पोल को मिलाने वाली जो रेखा होगी दैट विल कॉल प्रिंसिपल एक्सिस। यहां मैं आपको एक चीज बता दूं कि लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस में दोनों में फर्क है, और दोनों को एक ही अर्थ में और एक ही समानार्थी शब्दों के रूप में पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको मैं अंतर के लिए बता दूं कि प्रिंसिपल एक्सिस हम तब कहते हैं जबकि आप मिरर के बारे में पढ़ रहे हो, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, और ऑप्टिकल एक्सिस इसको तब बोलते हैं जब हम लेंस के बारे में पढ़ रहे हो। तो भूलवश भी आपको प्रिंसिपल एक्सिस को ऑप्टिकल एक्सिस नहीं कहना है। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष, ऑप्टिकल एक्सिस मतलब प्रकाशिक अक्ष। तो आपने देखा ये दो बिंदु के बारे में परिचित हो गए, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, कर्वेचर सेंटर क्या है और पोल क्या है। ठीक वही चीज कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सही है। तो अब हम इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में परिचित हो चुके हैं, और यहां पर एक चीज और बता दी जाए आपको कि जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो पोल से नापी जाएंगी। पोल से कर्वेचर सेंटर तक की दूरी को हम रेडियस, कर्वेचर रेडियस बोलते हैं, और पोल से लेकर के फोकस तक की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और यह सीधे सीधे कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि कर्वेचर रेडियस से जस्ट हाफ होता है, आधा होता है। यदि वक्रता त्रिज्या जिसको हम कर्वेचर रेडियस बोलेंगे अगर 30 सेंटीमीटर है, तो उस दर्पण के लिए फोकस जो होगा वो 15 सेंटीमीटर का होगा। तो यहां पर आप एक चीज और जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, उसके बारे में बता दूं कि जितने भी बिंदु हम डिनोट करेंगे वो कैपिटल से होंगे। यानी कि कर्वेचर सेंटर को हम कैपिटल सी, पोल को हम कैपिटल पी से डिनोट करेंगे, और फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। आगे के स्लाइड में उसका रोल आएगा। और जो डिस्टेंस है उनको हम स्मॉल से, यानी कि हम जब स्मॉल एफ का यूज करेंगे तो उसका मतलब होगा फोकल लेंथ, और अगर हम कैपिटल एफ का यूज करेंगे तो वो उसका मतलब होगा फोकस पॉइंट। तो इस प्रकार से आप लगभग इसके मूलभूत जानकारियों को समझ चुके हैं। अब हम अगले स्लाइड पर आते हैं। यहां पर आपको बताया गया है कि फोकस क्या है, और एक इस मिरर का नाम आप क्या कहेंगे? ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। ये उत्तल दर्पण है, इसका पृष्ठ उभरा हुआ है और इसमें पॉलिश जो की गई है वो गहरे सतह पर की गई है, इसलिए यह उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण के सापेक्ष आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोल, दर्पण का सबसे मध्य बिंदु जो है उसको हम पोल कह रहे हैं, और फोकस, फोकस वही, फोकस की कल्पना आप किस प्रकार से करेंगे? एक कल्पना तो ये है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसमें दो बिंदु आपको मिलते हैं, एक पोल होता है और दूसरा होता है कर्वेचर सेंटर, जो कि इसमें नहीं दिखाया जा रहा है, पिछले चित्र में आप देख चुके हैं। तो पोल और कर्वेचर सेंटर के ठीक बीच की जो बिंदु है दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। और हम इसको दूसरे तरीके से यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन
parallel rays inclined to the surface, and after reflection it seems to going through the point, that point is called focus। यानी कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, यहां पर सरफेस से परावर्तन होगा, क्योंकि मिरर है इसलिए परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद यह तो परावर्तित होकर वापस उसी सतह पे चली जाती है जिस सतह से वो आई थी, परंतु उसको काल्पनिक रूप से बढ़ाने पर एक उत्तल दर्पण में हमको वह एक बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, और जहां पर वो सारी किरणें मिलती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं, उस जगह को हम फोकस कहते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में ये काल्पनिक रूप से प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दे सीम्स टू मीटिंग दैट पॉइंट, बट एग्जैक्टली दे डोंट, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ फोकस। तो इस प्रकार से आप फोकस को समझ सकते हैं। नाउ इन दिस फिगर I am trying to explain how the reflection occurs in a spherical mirror, whatever it is concave or convex। हम ये देख रहे हैं कि अनंत से, इनफाइनिट से आती हुई प्रकाश की किरणें जो है यहां पर, जैसे ही कॉन्केव मिरर कहने का मतलब मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि यदि किसी हॉलो स्फीयर को हम काटते हैं किसी भी जगह से, ऊपरी सतह पर पॉलिश कर दी जाए तो उसकी जो गहराई वाली सतह है वो सतह बनेगी अवतल दर्पण, जिसको हम कॉन्केव मिरर कहेंगे। तो कॉन्केव मिरर के बारे में एक चीज आप समझ लें कि यहाँ पर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, द इंक्लाइंड रे जैसे ही एक पॉइंट पर गिरती हैं और वहां से परावर्तित होती हैं, तो यहाँ भी परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन होता है जो प्लेन मिरर में हम पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा, मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होगा, जो कि अभिलंब से नापा जाएगा, और दूसरा आपतित किरण यानी कि इंक्लाइंड रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, वो सब एक ही सरफेस पर होंगे। तो उन नियमों का पालन स्फेरिकल मिरर में भी होता है, प्लेन मिरर में भी होता है। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पर स्फेरिकल मिरर में परावर्तन के किसी नए नियमों का पालन किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज और परिभाषित की जा रही है कि यहाँ पर आप देखिए कि प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है तो वह अपवर्तन के बाद, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, परंतु यदि किरणें मुख्य अक्ष के पैरेलल नहीं हो तो वह फोकस तल से होकर के जाती है। तो आप यहां पर फोकस और फोकस तल को समझिए। फोकस तल क्या है? फोकस तल एक 2D स्पेस है जो कि फोकस से होकर जाएगा। तो जो प्रकाश की किरणें हैं एग्जैक्टली यदि मुख्य अक्ष के समानांतर हैं तो परावर्तन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जाएंगी, और नहीं तो अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, किसी अन्य एंगल पर इंक्लाइंड हो रही है मिरर पर, तो वह फोकस से न सही लेकिन फोकस तल पर स्थित बिंदु से होकर ही जाएंगी। यही बात आप इस पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी समझ सकते हैं। यहां पर एक चीज और आपको मैं बताऊंगा कि कॉन्केव मिरर, जिसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, वहां पर प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से परावर्तित होकर किसी बिंदु से होकर जाती हैं और जो हमको इमेज मिलता है वास्तविक मिलता है। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता। उत्तल दर्पण में हमको एज्यूम करना होता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें इसमें जो है परावर्तन के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है और उनके एक दूसरे से मिलने की कोई संभावना नहीं होती। दैट वर्क्स एज ए डाइवर्जिंग मिरर। तो इसलिए हम उसको प्रकाश किरणों को पीछे की दिशा में आगे बढ़ाते हैं, पीछे की दिशा में बढ़ाते हैं और किसी बिंदु
पर वह मिलती है जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज बनता है। तो यहाँ पर दोनों ही संदर्भ में आप देख लीजिए कि कॉन्वेक्स में एग्जैक्टली प्रकाश की किरणें उस बिंदु पर से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, दे एग्जैक्टली डोंट goes through that point, but in the concave mirror it's really goes from that point. This is the basic difference between concave mirror and convex mirror. तो अब मुझे आशा है कि आप एक उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के विभिन्न बिंदुओं को समझ चुके होंगे, फोकस तल को समझ चुके हैं, फोकस को समझ चुके हैं, वक्रता त्रिज्या को समझ चुके हैं, और बेसिक पॉइंट्स से आप पूरी तरीके से परिचित हो चुके हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जिसको यहाँ इस चित्र में मेन एक्सिस कहा जा रहा है, चलेगा, कह सकते हैं, बट इसका जो सही नाम है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। नाउ अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पर अब आपको प्रतिबिंब निर्माण समझाया जा रहा है कि एक अवतल दर्पण के द्वारा, एक कॉन्केव मिरर के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है और फोकस पर उसका बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब एक अवतल दर्पण की सहायता से फोकस पर प्राप्त होता है, बिंदुवत प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्त होता है, और इस प्रकार से बनने वाला प्रतिबिंब एक वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है वहां पर प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से इन रियल टर्म दे आर गोइंग टू विद इन दैट पॉइंट। यहाँ पर कोई आभास या काल्पनिकता का बोध नहीं है, इसलिए अवतल दर्पण की सहायता से बनने वाले प्रतिबिंब जो है रियल होंगे। यहाँ पर मैं एक चीज और आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में भी परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन होता है जिनका पालन प्लेन दर्पण में भी होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रकाश की किरणें ये आ रही हैं और यहाँ इस बिंदु पर, डी बिंदु पर परावर्तित होकर के वो वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं। तो यहाँ पर अभिलंब जो खींचा गया है, सेंटर से खींचा गया है अभिलंब बिंदु डी तक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपतन कोण कहलाएगा और ये परावर्तन कोण कहलाएगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही बराबर हैं, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर हैं, जो कि कागज का तल है। यहाँ पर जो वस्तु स्थित है वो जस्ट इनफाइनिट के बाद की सिचुएशन है। तो इनफाइनिट और वक्रता केंद्र के बीच ना कह करके हम कहेंगे कि जस्ट बियॉन्ड द कर्वेचर सेंटर। वक्रता त्रिज्या के जस्ट बाद स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमको जो प्राप्त हुआ वो कर्वेचर सेंटर और फोकस के बीच में प्राप्त हुआ। किस प्रकार से प्राप्त हुआ, आप ये देखिए कि वह एक वस्तु है, हमने देखा कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की वह किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है, और जो प्रकाश की किरण कर्वेचर सेंटर से जाती है वह सीधे निकल जाती है और परावर्तित होकर उसी मार्ग का अनुसरण करती है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती है वहां पर वस्तु का छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, और इस प्रतिबिंब को आप रियल इमेज कहेंगे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी इमेज, वर्चुअल इमेज। यहाँ पर रियल इसलिए है कि प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से इस बिंदु से गुजरती हुई दिख रही है। नेक्स्ट, यदि वस्तु वक्रता त्रिज्या पर स्थित है, अगर कर्वेचर सेंटर पर वस्तु स्थित है तो उसका उतना ही बड़ा और उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब हमको कर्वेचर सेंटर पर ही प्राप्त होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रकाशिक नियमों का पालन पूरी तरीके से हुआ है। मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हुई इंक्लाइंड रे जो है बिंदु मिरर पर जहाँ पर भी इंक्लाइंड होती है वहाँ से परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है और फोकस से होकर जाती है। तो आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है
कि मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हुई प्रकाश की किरण हमेशा हमेशा फोकस से होकर जाएगी, और जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जा रही है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यानी कि यहाँ पर उत्क्रमणीयता रिवर्सिबल होने का प्रमाण हमको दिख रहा है, और ये एक फंडामेंटल रूल है प्रकाश संचरण के लिए। प्रकाश संचरण का मार्ग जो है उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल होता है, यानी कि प्रकाश की किरण जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से लौटेगी, उसी रास्ते का अनुसरण करती है। यदि हम प्रकाश की किरणों के संचरण की दिशा जस्ट अपोजिट कर दें तो प्रकाश जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस लौटेगी। यह उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। यानी कि प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समानांतर है तो फोकस से जा रही हैं, और जब फोकस से जा रही हैं तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर वस्तु का जो है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है जितना बड़ा वस्तु है। अब हम अगली स्लाइड पे, जब वस्तु फोकस पर होती है तब प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। हम यहां देख सकते हैं कि जब बिंदु A से प्रकाश की किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं तो परावर्तन के नियमों के हिसाब से वह फोकस से होकर के वापस लौटती हैं, और जो प्रकाश की किरण उस मार्ग का अनुसरण करती हैं जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह रिवर्सिबल होता है, और प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो ये दोनों किरणें हम देख सकते हैं कि एक दूसरे के समानांतर हैं और एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। नहीं काटने का अर्थ हुआ कि दोनों किरणें अनंत पर एक दूसरे को काटेंगी, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब वस्तु फोकस पर स्थित है तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है, और इस प्रकार से वास्तव में किसी प्रकार का कोई प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता जब वस्तु फोकस पर स्थित है। अगले स्लाइड में देखते हैं। यहां पर अगली सिचुएशन है। अगली सिचुएशन में हम देखते हैं कि जब वस्तु AB जो कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो हम ये देखते हैं कि वस्तु AB के बिंदु A से चलने वाली वो प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर है परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है, और जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाती है वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आप देख रहे हैं कि ये प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा है, उल्टा है मतलब वास्तविक है। क्यों? क्योंकि इस बिंदु से प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से गुजर रही हैं परावर्तन के पश्चात। तो इस प्रकार से हमको यह स्थिति प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं एक उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि जब हम हॉलो स्फीयर के भीतरी सतह पर यानी कि गहराई वाली सतह पर जब हम पॉलिश करते हैं किसी चमकीली चीज की, जैसे कि वो चांदी हो या कि पारा हो, तो वह बनता है एक उत्तल दर्पण जिसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो ही प्रकार की प्रतिबिंबों का निर्माण संभव होता है। उनमें से पहली स्थिति आप ऐसे समझिए कि प्रकाश की किरण इनफाइनिट से काफी दूर से आती हुई जब दर्पण पर आपतित होती हैं तो आपतन के पश्चात आपतित होती हैं और परावर्तन के पश्चात वो अपसरित हो जाती हैं। अपसरित मतलब डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी कि वापस उसी माध्यम में तो लौटती हैं लेकिन इस प्रकार से लौटती हैं कि उन किरणों का एक दूसरे से टकराना संभव नहीं है और वो फैलती जाती हैं। तो क्योंकि उसी माध्यम में विपरीत और जब वो परावर्तन के बाद लौटती हैं तो उनकी काटने की संभावना नहीं होती है, इसलिए प्रतिबिंब तो उस तरह से नहीं प्राप्त होगा। परंतु हम काल्पनिक रूप से प्रकाश की किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, यानी कि संचरण की दिशा के विपरीत बढ़ाते हैं, तो प्रकाश की किरणें आभासी रूप से जिस बिंदु से काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं कि वह फोकस है। इस प्रकार से अनंत
से आती हुई, इनफाइनाइट से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं और उस वस्तु का बिंदुवत प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त केवल दूसरी सिचुएशन जो संभव है वह है कि यदि वस्तु अनंत के अलावा कहीं पर भी स्थित है, यानी कि वो उत्तल दर्पण के सापेक्ष उसके पोल से वक्रता केंद्र के परे, यानी या कि कहीं पर भी बस वो अनंत की दूरी ना हो, तो किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होता है आप देख सकते हैं कि वस्तु ए बी है सपोज, तो बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर हो, वो परावर्तन के बाद परावर्तन के नियमों के हिसाब से डाइवर्ज हो जाती हैं, वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, और प्रकाश की वो किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर काल्पनिक रूप से जाती है, वक्रता केंद्र से काल्पनिक रूप से जिस मार्ग का अनुसरण करती है तो उसी मार्ग से वो लौटती भी है। और यहाँ पर दर्पण की दूसरी ओर प्रकाश का संचरण काल्पनिक रूप से हम मान सकते हैं और मानते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि दोनों किरणें काल्पनिक रूप से जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु होगा फोकस और पोल के बीच में, यानी कि एक उत्तल दर्पण की सहायता से केवल इसी प्रकार का इमेज प्राप्त हो सकता है कि जब उसका प्रतिबिंब फोकस और पोल के बीच में छोटा सा प्राप्त होता है, वस्तु काफी बड़ा होता है, प्रतिबिंब काफी छोटा होता है, और इसके अतिरिक्त और कोई भी सिचुएशन नहीं होती। वस्तु को आप कहीं पर भी रखें, वक्रता केंद्र से लेकर के पोल तक के किसी भी बिंदु पर आप रखेंगे, इवन वक्रता केंद्र से कुछ दूर भी ले जाएंगे, बस काफी दूर ना हो, बहुत अधिक दूरी पर होने पर उसका प्रतिबिंब नगण्य फोकस पर प्राप्त होता है। उसके अतिरिक्त किसी भी सिचुएशन में हम देखते हैं कि फोकस से लेकर के पोल के बीच में ही वस्तु का छोटा सा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और यही कारण है कि हम इस सिचुएशन का उपयोग मोटरसाइकिल में और किसी भी ट्रांसपोर्टिंग के वाहन में रियर व्यू मिरर के रूप में रखते हैं। रियर व्यू मिरर यानी कि जब हमारे पीछे कोई दूसरी गाड़ी आ रही है, हम जा रहे हैं, तो पीछे ट्रैफिक को देखने के लिए किसी भी दूरी पर स्थित हो वह, और उसका पीछे आने वाली गाड़ियों का, ट्रैफिक का जो प्रतिबिंब है उत्तल दर्पण पर बहुत छोटा सा प्राप्त होता है। एक मिनिएचर, एक छोटे से कैनवास पे बड़े बड़े ट्रक का प्रतिबिंब वहां पर प्राप्त हो जाता है। तो यही सिचुएशन होती है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिचुएशन है। क्लास 12th के फिजिक्स के वीडियो लेसन का आज ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हमने रे ऑप्टिक्स चैप्टर को लिया हुआ है और इसके अंतर्गत हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर हम जानते हैं कि दो प्रकार से होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स और कॉनकेव को हिंदी में हम कहते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। यहाँ पर यह आपके सामने एक अवतल दर्पण है, यानी कि कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर कैसे बनता है? इसमें हम उभरे पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं, चांदी की या कि पारे की कलई की जाती है, तो जो दर्पण प्राप्त होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गहरा होता है, दबा हुआ होता है, और वह एक अवतल दर्पण कहलाता है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके मुख्य अक्ष पर 3 बिंदु डिफाइन किए जाते हैं, पोल, फोकस और कर्वेचर सेंटर। तो पोल क्या होता है? कॉनकेव मिरर का बिल्कुल मध्य बिंदु होता है, उसके आकृति के हिसाब से बीचों बीच का पॉइंट जो लिया जाता है वह पोल कहलाता है। कर्वेचर सेंटर क्या होता है? कर्वेचर सेंटर यह उस खोखले गोले का सेंटर होता है जिससे यह कॉनकेव मिरर बनाया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से होकर जा रही हैं। सारी किरणें जो भी मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है वो सभी एक ही बिंदु पर से होकर जा रही हैं, और वह महत्वपूर्ण बिंदु कहलाता है फोकस। तो इस प्रकार से जो दूरियां हैं वो हम डिफाइन करते हैं, पोल से नापते हैं। पोल से नापी गई फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी, और पोल से नापी गई वक्रता केंद्र, कर्वेचर सेंटर की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। हम एक चीज आपको बता दें कि कक्षा 10वीं में भी आपने पढ़ा होगा कि पोल से बाईं ओर की दूरियां जो है वो निगेटिव मानी जाती हैं और पोल से दाहिने तरफ की दूरियां पॉजिटिव मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर हम जाएंगे तो दूरियां पॉजिटिव होती हैं और मुख्य अक्ष
के नीचे हम जाएंगे तो दूरियां निगेटिव होती हैं। यहाँ हमारे सामने एक उत्तल दर्पण है, इसका उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है, इसलिए इसको उत्तल दर्पण बोला जाएगा। और उत्तल दर्पण का मतलब होगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर एक खोखले गोले के भीतरी सतह पर चांदी अथवा पारे की कलाई करके बनाई जाती है, और इसमें भी 3 बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु परिभाषित किए जाते हैं: पोल, फोकस और कर्वेचर सेंटर। पोल यहाँ भी उस स्फेरिकल मिरर का मध्य बिंदु होता है। कर्वेचर सेंटर यहाँ भी उसी प्रकार से परिभाषित है कि यह कॉन्वेक्स मिरर जिस खोखले गोले से बनाया गया है उसके केंद्र को हम कर्वेचर सेंटर कहेंगे, इस दर्पण का भी। यहाँ पर फोकस काल्पनिक बिंदु है। काल्पनिक बिंदु इस सेंस में कि यहाँ प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से नहीं पहुंचती, बल्कि पीछे की दिशा में काल्पनिक या आभासी रूप से बढ़ाया गया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में चली जा रही हैं, और यह एक डाइवर्जिंग फॉर्मेट में है, यानी कि प्रकाश की किरणें फैल रही हैं, अपसारी किरणें हैं। तो फैलती हुई किरणें एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, और इनको पीछे की दिशा में बढ़ाने पर, यानी कि संचरण, प्रकाश संचरण के विपरीत दिशा में बढ़ाने पर एक बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। चूंकि ये आभासी रूप से बढ़ाया गया है, इसलिए इसको हम कहेंगे काल्पनिक फोकस बिंदु। हालांकि इसको केवल फोकस बिंदु कहा जाता है, परंतु यह आपकी जानकारी के लिए है कि प्रकाश की किरणों का यहाँ आभासी रूप में सम्मिलन होता है। यहाँ हम अगले स्लाइड पे देख रहे हैं कि एक फोकस तल परिभाषित करना पड़ रहा है। फोकस तल क्या चीज है? फोकस तल की भूमिका उस समय महत्वपूर्ण होती है जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर ना आकर के तिरछी आपतित होती हैं। तो तिरछे आपतन में प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से नहीं जाती, ये है फोकस। फोकस बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होगा। तो तिरछे आपतन के लिए प्रकाश की किरणें फोकस से होकर नहीं जा रही है, लेकिन फोकस तल पर स्थित किसी अन्य बिंदु से जरूर जा रही है। तो इसलिए हमको फोकस तल डिफाइन करना होता है उस स्थिति में जब प्रकाश का आपतन तिरछा हो। तो फोकस तल क्या है? फोकस तल वह तल होता है जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर फोकस तल कोई तल है, कोई समतल है, तो मुख्य अक्ष उसके अभिलंब का कार्य करता है। यहाँ हमारे सामने अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वस्तु किसी दर्पण के लिए उसके फोकस और उसके वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन होता है। हमने पहले डिफाइन किया हुआ है कि पोल से फोकस की दूरी जो होती है वो दूरी होती है f, वो दूरी होती है स्मॉल f, और पोल से होकर, पोल से लेकर के वक्रता केंद्र की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, कैपिटल R, कैपिटल R। तो कैपिटल R और स्मॉल f में क्या रिलेशन है? इस रिलेशन को जानने के लिए यहाँ पर हम एक व्युत्पत्ति निकालते हैं, एक डेरिवेशन निकालते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले त्रिभुज MCD को लेते हैं। त्रिभुज MCD आप देख सकते हैं कि यह त्रिभुज है MCD, और इसका जो एंगल है, कोण MCD जो है थीटा है, और कोण MFD ये 2 थीटा है। तो MCD और MFD में हम टेन थीटा डिफाइन करते हैं कि टेन थीटा बराबर हमको पता है कि लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर होगा MD अपॉन CD, और इसी प्रकार टेन टू थीटा बराबर क्या होगा? MD अपॉन FD। इसकी सहायता से हम स्मॉल f और कैपिटल R के बीच में रिलेशन निकालने का प्रयास करेंगे। थीटा के सूक्ष्म मानों के लिए हम जानते हैं कि अगर थीटा कोण बहुत ही सूक्ष्म हो, जैसे कि यह कोण बहुत सूक्ष्म हो, यानी कि इसके लिए आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि जो ये किरणें हैं, सीमांत किरणें, वह मुख्य अक्ष के बहुत ज़्यादा दूर नहीं स्थित हैं, मुख्य अक्ष के बहुत ही करीबी
बिंदुओं पर स्थित हैं। इसका मतलब ये है कि इस दर्पण का जो द्वारक है, अपर्चर, जहाँ से प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, वह छोटा है। तो थीटा के सूक्ष्म मानों के लिए हम टेन थीटा को थीटा और टेन टू थीटा को टू थीटा के रूप में एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ टू थीटा की वैल्यू आप टेन थीटा के रूप में परिभाषित करें तो टू थीटा की वैल्यू हमको क्या मिल रही है? टू थीटा का मतलब यहाँ पर आप लेके चले टेन टू थीटा, तो एम डी अपॉन एफ डी, एम डी अपॉन एफ डी। तो टू, ये टू हमने लिया और थीटा की वैल्यू हम टेन थीटा से ले रहे हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ से ले लिए तो ये होगा एम डी अपॉन सी डी। तो इसलिए हम थीटा की वैल्यू रख दिए एम डी अपॉन सी डी। एम डी अपॉन एफ डी ऑलरेडी है ही राइट हैंड साइड। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एम डी और ये एम डी इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड राइट हैंड में दोनों ही ओर स्थित है, इसलिए इसको कैंसिल किया जा सकता है। हमको मिला 2 अपॉन सी डी इजिकल टू 1 अपॉन एफ डी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने प्राप्त किया कि 2 एफ डी इजिकल टू सी डी। अब यहाँ पर हमको एक एजम्पशन लेना पड़ेगा कि डी और पी बिंदु लगभग संपाती हैं। डी और पी, ये सारा जो एजम्पशन है वो इस बात पर आधारित है कि मिरर का, स्फेरिकल मिरर का अपर्चर छोटा है। बहुत ही विस्तारित मिरर के लिए ये सब चीज़ें मायने मतलब इनका एजम्पशन गलत होगा और ये सूत्र, ये जो रिलेशन है वो छोटे ही दर्पण, छोटे द्वारक के दर्पण पर ही लागू किया जा सकता है। तो जब ये थीटा वैल्यू आप सोच सकते हैं कि बहुत ही सूक्ष्म हो, जीरो के इक्विवेलेंट हो, तो ये एम बिंदु यहाँ ना होकर के ये डी पर आ जाएगा और डी बिंदु एफ पर आ जाएगा। मतलब ये लाइन जो है आप देख रहे हैं वो थीटा के छोटे मानों के लिए क्रमशः ऐसे झुकते हुए ये इस बिंदु पर ही आ जाएगा। तो इसके लिए एजम्पशन के लिए हम एफ डी को एफ पी और सी डी को सी पी के इक्वल मान सकते हैं। इस एजम्पशन के बाद हमको मिलता है कि 2 एफ डी इजिकल टू सी डी। डी तथा पी बिंदु संपाती माने जा सकते हैं। उस स्थिति में एफ डी को हम एफ पी और सी डी को हम सी पी ले सकते हैं। तो हमको सी डी को सी पी लिखने में और एफ डी को एफ पी लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हम सी पी इजिकल टू 2 एफ पी का एक रिलेशन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी पी को हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ था आर के रूप में और एफ पी को हमने डिफाइन किया हुआ है स्मॉल एफ के रूप में। इस प्रकार से हमको एक रिलेशन मिला एफ इजिकल टू आर बाई 2। तो कहा जा सकता है कि स्फेरिकल मिरर के लिए जो फोकस होता है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस के आधे के बराबर होता है।